नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। दुनिया इस वक्त सिर्फ घटनाओं से नहीं बल्कि सत्ता, सौदों और संघर्षों से आकार ले रही है। चीन में सेना पर राष्ट्रपति जिनपिंग की सख्ती है। अमेरिका में बच्चों पर भ्रूण हत्याकांड और ऑस्ट्रेलियाई बच्चे की अद्भुत बहादुरी की खबरें आज सुर्खियों में हैं। अरब सागर में ड्रोन तनाव से लेकर इटली के पूर्व पीएम के ग्लोबल ऑर्डर पर बयान तक और नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस को लेकर खुलासा हुआ है। हर मोड़ पर राजनीति और मानवता का मेल दिख रहा है। फिलहाल इन सब बड़ी खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चीन में सेना पर जिनपिंग की सख्ती, 3 साल में 30 से ज्यादा जनरल हटे, कई रहस्यमय बहसें गायब। अमेरिका में दंपति ने अपने ही 2 बच्चों के सिर काटे, 2 छोटे बच्चों को जबरन कटे शव दिखाए, उम्र कैद की सजा मिली। 13 साल के ऑस्ट्रेलियाई बच्चे ने 4 घंटे तैरकर मां और भाई बहन की जान बचाई। बोट पलटने से 14 किलोमीटर दूर बहे थे। अरब सागर में बड़ा तनाव, अमेरिकी वॉरशिप ने ईरानी ड्रोन मार गिराया, युद्धपोत के बेहद करीब पहुंचा था। इटली के पूर्व पीएम बोले ग्लोबल ऑर्डर मर चुका है। अमेरिका फायदे नजरअंदाज कर अपने खर्च गिनाता है। चीन सस्ता माल डंप करता है। खबरें अब विस्तार से। चीन की सत्ता के गलियारों में एक बार फिर भूचाल है। बीते 3 वर्षों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के 30 से ज्यादा वरिष्ठ जनरलों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों को पद से हटाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई अधिकारी अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। ना कोई औपचारिक बयान, ना ही स्पष्टीकरण। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के वफादारी टेस्ट का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार के साथ राजनीतिक निष्ठा को भी कसौटी बनाया गया है। कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में जनरलों की सफाई से पीएलए के शीर्ष नेतृत्व में खालीपन पैदा हुआ है। कई अहम पद लंबे समय तक रिक्त रहे या फिर उन पर अस्थायी नियुक्तियां की गई। इससे सेना के भीतर अस्थिरता और डर का माहौल बनना तय माना जा रहा है। शी जिनपिंग पहले ही सेना को पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से वफादार बनाने की बात कह चुके हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये अभियान अब सत्ता को केंद्रीकृत करने और संभावित असहमति को कुचलने का जरिया बनता जा रहा है। कुछ मामलों में हटाए गए अधिकारी अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल फोर्स और रणनीतिक हथियार इकाइयों से जुड़े बताए जाते हैं, जो इस कार्रवाई को और भी गंभीर बना देता है। ऐसे समय में जब चीन ताइवान, दक्षिण चीन सागर और अमेरिका के साथ तनाव के दौर से गुजर रहा है, सेना के भीतर ये उथल-पुथल बीजिंग की रणनीतिक तैयारियों पर सवाल खड़े करती है। विश्लेषकों का मानना है कि शी जिनपिंग अल्पकालिक रूप से नियंत्रण मजबूत कर रहे हैं, लेकिन दीर्घकाल में इसका असर सैन्य दक्षता पर पड़ सकता है। सवाल अब भी कायम, जनरलों के गायब होने की असली वजह क्या है? क्या ये केवल भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम है या सत्ता की शुद्धिकरण प्रक्रिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन की सेना पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है या अंदर से खोखली? इन सवालों के जवाब फिलहाल बीजिंग की बंद दीवारों के भीतर ही कैद है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में जनरलों की। अब खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक दंपति को उनके 2 बच्चों की क्रूर हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मॉरिस ज्वेल्स टेलर सीनियर, जो 39 वर्ष के हैं, और उनकी पत्नी नताली सुमुको बर्थवेल, जो 49 वर्ष की हैं, उन्होंने सोमवार को अदालत ने उम्र कैद की उनको सजा सुनाई गई है। साथ ही अतिरिक्त 6 साल की सजा भी दी गई है। जज ने इस अपराध को राक्षसी करार देते हुए कहा कि यह बेहद क्रूर हत्या है, जिसमें उन्होंने अपने 13 साल की बेटी मलाइका और 12 साल के बेटे मॉरिस की हत्या कर दी, जिसमें चाकू से वार कर सिर काट दिया। यह घटना 29 नवंबर 2020 को उनके घर में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार हत्या के बाद दंपति ने अपने 2 छोटे बेटे को जबरन अपने भाई बहन के कटे हुए शव देखने के लिए मजबूर किया और उन्हें कई दिनों तक बिना खाना दिए कमरों में बंद रखा। नवंबर 2025 में जूरी ने दोनों को 2 मामलों में प्रथम श्रेणी की हत्या और बच्चों के साथ क्रूरता से दुर्व्यवहार के 2 मामलों में दोषी ठहराया है।
13 साल के ऑस्ट्रेलियाई बच्चे ऑस्टिन एपलबरी ने समंदर में करीब 4 घंटे लगातार तैरकर अपनी मां और 2 छोटे भाई बहनों की जान बचाई है। वह परिवार के साथ समुद्र में गया था। अचानक लहरें तेज हो गई। बोट पलटने से सभी बहते हुए समुद्र में निकल गए। ऑस्टिन एपलबी का परिवार पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के किडालुक के पास समुद्र में एक छुट्टी बिताने आया था। पर्थ से आए परिवार ने होटल के पास पैडल बोट के किराए पर लिए थे। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण उनकी बोट पलट गई। ऑस्टिन ने कहा, लहरें बहुत बड़ी थीं। मैं बस सोचता रहा, बस तैरता रहा। आखिरकार मैं किनारे पर पहुंचा और गिर पड़ा। किनारे पहुंचकर शाम करीब 6 बजे उन्होंने पुलिस और बचाव टीम को सूचना दी। इसके बाद रेस्क्यू टीम पहुंची और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मां और 2 छोटे बच्चे 14 किलोमीटर दूर बह गए थे। वे करीब 10 घंटे तक समुद्र में रहे। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर है। अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराने की पुष्टि की है, जो अमेरिकी वॉरशिप के बेहद नजदीक तक आ गया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन को खतरा मानते हुए आत्मरक्षा में कार्रवाई की यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब ईरान पहले ही 1000 से ज्यादा ड्रोन तैयार करने का दावा कर चुका है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को लेकर चिंता और गहरी हो गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार ड्रोन की उड़ान असामान्य और आक्रामक मानी गई है। वह सीधे अमेरिकी युद्धपोत की दिशा में बढ़ रहा है। बार बार चेतावनी दी जा रही है, इसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटा। हालात को देखते हुए नौसेना ने ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है, यह घटना आधुनिक युद्ध की बदलती तस्वीर दिखाती है, जहां ड्रोन अब सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। ईरान पहले भी अपने ड्रोन कार्यक्रम को खुलकर बयान दे चुका है और इन्हें कम लागत, लंबी दूरी और घातक क्षमता वाला हथियार बता चुका है। इटली के पूर्व पीएम मारियो ड्रागी ने दावा किया है कि ग्लोबल ऑर्डर मर चुका है। उन्होंने यह बयान बेल्जियम की ल्यूवेन यूनिवर्सिटी में सोमवार को आयोजित एक समारोह में दिया। ड्रागी ने कहा कि जो लोग ये चेतावनी दे रहे हैं कि मौजूदा ग्लोबल इकोनॉमी ऑर्डर टूट रहा है, वे सही हैं। ड्रागी ने यह भी कहा कि असली खतरा इसके टूटने से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि इसकी जगह क्या लेगा। उन्होंने कहा कि यूरोप को एक ऐसे अमेरिका का सामना करना पड़ रहा है जो ये कहता है कि उसने बहुत ज़्यादा कीमत चुकाई है, लेकिन ये नहीं देखता कि उसे कितने फायदे मिले हैं। वहीं चीन पर आरोप लगाया है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन के अहम हिस्सों को अपने कंट्रोल में रखता है। इस ताकत का इस्तेमाल बाजारों में सस्ता माल डंप करने की, ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई रोकने और अपनी आर्थिक गड़बड़ियों का बोझ दूसरों पर डालने के लिए करता रहा है। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिट और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के बीच संबंध सामने आने से विवाद छिड़ गया है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से 30 जनवरी को जारी की गई एप्स्टीन फाइल्स में प्रिंसेस नाम का 1000 से ज्यादा नाम आया है। नॉर्वे के अखबार वीजी की रिपोर्ट के मुताबिक इन फाइलों में मेटे मारिट और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के बीच 2011 से 2014 के दौरान हुए कई ईमेल शामिल हैं। दोनों के बीच लंबे समय तक संपर्क रहा। एक मेल में एप्स्टीन ने मेटे मारिट को बताया कि वो शादी करना चाहता है और पत्नी की तलाश में पेरिस आया है। उसने फ्लर्टी मैसेज करते हुए कहा था कि पेरिस अफेयर और अवैध संबंध बनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पत्नी ढूंढनी हो तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क महिलाएं ज़्यादा अच्छी और वफादार पत्नी होती हैं। इस पर मेटे मारिट ने जवाब दिया, मुझे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि आप सच में पत्नी की तलाश कर रहे हैं। मेटे मार्टिन का जन्म नॉर्वे में हुआ था, यानी वे खुद स्कैंडिनेवियाई महिला हैं। आधार डिजिटल पेमेंट से करप्शन रुका, पाकिस्तान भी सीखे। वर्ल्ड बैंक चेयरमैन की 2 टूक, उनका ऐसा कहना है। पाक सीएम पीएम को साफ संदेश, कर्ज मुफ्त में नहीं मिलता। भारत के आधार और डिजिटल पेमेंट मॉडल की खुलकर तारीफ करते हुए वर्ल्ड बैंक चेयरमैन ने पाकिस्तान को सख्त नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पहचान और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने भारत में करप्शन पर लगाम लगाई है, और अगर पाकिस्तान आर्थिक सुधार चाहता है तो उसे भी ऐसे सिस्टम से सीख लेनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान 2 टूक कहा, कर्ज मुफ्त में नहीं मिलता, सुधार करने होंगे, पारदर्शिता लानी होगी।
ये बयान ऐसे वक्त आया है जब पाकिस्तान आर्थिक संकट, कर्ज और महंगाई से जूझ रहा है। भारत मॉडल की खुली तारीफ। चेयरमैन ने कहा कि भारत में आधार ने फर्जी लाभार्थियों को खत्म किया, डिजिटल पेमेंट ने कैश आधारित भ्रष्टाचार को कम किया और सरकारी सब्सिडी सीधे जरूरतमंद तक पहुंची। उनके मुताबिक यही वजह है कि भारत वेलफेयर डिलीवरी में ग्लोबल उदाहरण बन चुका है। जालंधर से जुड़ा पारिवारिक संदर्भ इस बयान को और दिलचस्प बनाता है। चेयरमैन का भारत से निजी जुड़ाव। बताया जाता है कि उनका संबंध पंजाब के जालंधर में रह चुकी बंगा फैमिली से रहा है, जिससे भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे की समझ उन्हें जमीनी स्तर पर भी मिली। पाकिस्तान के लिए साफ संकेत। विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए शर्तों भरा संकेत है। सुधार नहीं तो भरोसा नहीं, पारदर्शिता नहीं तो फंडिंग मुश्किल। बड़ा संदेश। आज जब दुनिया कर्ज, सुधार और भरोसे की राजनीति कर रही है, वर्ल्ड बैंक चेयरमैन का ये बयान साफ कहता है, डिजिटल सिस्टम अपनाओ वरना आर्थिक संकट से निकलना नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे पर पहुंचे नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने रूसी हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। रूटे ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि एक सिविलियन हीटिंग प्लांट को रूसी मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिसका किसी भी तरह का सैन्य महत्व नहीं था। नाटो प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा, इन हमलों का मकसद सैन्य नहीं बल्कि आम नागरिकों को सजा देना है। सर्दी के मौसम में हीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को उन्होंने मानवीय संकट को गहराने वाली रणनीति बताया। लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बावजूद यूक्रेन मजबूती से खड़ा है। उनका संदेश साफ था, यूक्रेन टूटा नहीं है। नाटो का खुला समर्थन। नाटो प्रमुख ने दो टूक कहा, नाटो यूक्रेन के साथ खड़ा है। उन्होंने संकेत दिए कि रूस के ऐसे हमलों के बाद यूक्रेन को सैन्य और मानवीय मदद जारी रहेगी। रूस पर बढ़ेगा दबाव। विश्लेषकों के मुताबिक सिविलियन टारगेट्स पर हमलों को लेकर नाटो के इस कड़े रुख से रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और तेज हो सकता है, खासकर तब जब युद्ध पहले ही लंबे और थकाऊ दौर में पहुंच चुका है। संदेश साफ। कीव से नाटो प्रमुख का संदेश सीधा है, नागरिकों को निशाना बनाना युद्ध नहीं, जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ पश्चिमी गठबंधन पीछे हटने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। भारत ने रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। 3 फरवरी 2026 को डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर से सॉलिड फ्यूल रैमजेट एसडीएफआर का तकनीक का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और सभी मिशन उद्देश्यों को हासिल किया गया। एसएफडीआर तकनीक के सफल परीक्षण के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल तकनीकी मौजूद है। एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स की रीढ़ मानी जाती है। क्या है एसएफडीआर तकनीक? ये तकनीक मिसाइल को पूरे उड़ान काल में लगातार थ्रस्ट प्रदान करती है। पारंपरिक रॉकेट मोटर की तुलना में बेहतर रेंज और अधिक मारक क्षमता, तेज गति के साथ बेहद सटीक लक्ष्य भेदन की क्षमता। विशेषज्ञों के मुताबिक एसएफडीआर आधारित मिसाइलें दुश्मन के लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी से ही निष्क्रिय करने में सक्षम होंगी। भारतीय वायुसेना की ताकत को मिलेगा नया आयाम। इस उपलब्धि से भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता में निर्णायक बढ़त मिलने की उम्मीद है। हाई स्पीड एरियल कॉम्बैट में ये तकनीक भारत को रणनीतिक बढ़त, स्ट्रैटेजिक एज प्रदान करेगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। एसएफडीआर परीक्षण की सफलता को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे न केवल विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटेगी, बल्कि भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट क्षमता को भी मजबूती मिलेगी। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत। डीआरडीओ की ये सफलता साफ संकेत देती है कि भारत उन्नत मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बन रहा है
और भविष्य के युद्ध परिदृश्य के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर रहा है। संदेश साफ है, भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता नहीं, बल्कि हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी का निर्माता बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। मिनियापोलिस में यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट आईसीए के एक एजेंट द्वारा रैनी गुड की फायरिंग से हुई मौत के बाद उनके भाइयों ने आज कांग्रेस में भावनात्मक गवाही दी और संघीय प्रवर्तन एजेंसियों के हिंसात्मक और अनावश्यक व्यवहार पर कड़ी आलोचना की। रैनी गुड के भाई ल्यूक और ब्रेट गैंगर ने कैपिटल हिल फॉर्म में कहा था कि उनकी बहन की घटना बहुत ही हिंसात्मक और अनावश्यक थी और इससे उनके परिवार और समुदाय की जिंदगी बिना व्याख्या के परे बदल गई है। उन्होंने बताया कि गुड, जो एक 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक 3 बच्चे की मां थी, उनको एक आईसीए एजेंट ने मिनियापोलिस में 7 जनवरी को गोली मार दी थी। स्तर पर विवाद और आक्रोश को जन्म दिया है। इस फोरम का आयोजन सांसद रिचर्ड ब्लूमेंथल और रॉबर्ट गार्सिया ने किया, जिसमें अन्य उपभोक्ता भी शामिल हुए, जिन्होंने संघीय एजेंटों के साथ टकराव के भयावह अनुभव साझा किए। कुछ गवाहों ने बताया कि एजेंटों ने लोगों को गोली मारी, हमला किया या कार से बाहर खींचा। गैंगर भाइयों ने सांसदों से जवाबदेही सुनिश्चित करने, आइस के उपयोग बल नीतियों में कड़े सुधार लाने और नागरिक सुरक्षा की गारंटी देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी बहन कोई खतरा नहीं थी और उसके हिंसात्मक तरीके से मौत ने कई अमेरिकियों को भय और आक्रोश में डाल दिया है। रेनी गुड की मौत के साथ ही एलेक्स प्रेटी नामक एक अन्य नागरिक की भी आइस सीबीपी फोर्स द्वारा मृत्यु हुई, जिससे इस मुद्दे पर राष्ट्रीय राजनीति और कानून प्रवर्तन अभ्यासों की जांच का दबाव बढ़ गया है। कांग्रेस की सुनवाई ने उपयोग बल नीतियों, एजेंट पहचानों की पारदर्शिता और किया जाना चाहिए या नहीं जैसे सवालों को फिर से उभार दिया है। घटना ने अब तक देश भर में विरोध प्रदर्शनों को भड़काया है और कई समुदायों में संघीय प्रवर्तन के तरीकों को लेकर व्यापक बहस छेड़ी है, जहां नागरिक अधिकार, सुरक्षा और कानूनी जवाबदेही के मुद्दे सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका में सख्त रुख सामने आया है। यूएस कांग्रेसमैन और इंडिया कॉक्स के को चेयर रिच मैककॉर्मिक ने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य रूस को पूरी तरह अलग थलग करना है ताकि उसके लिए युद्ध जारी रखना मुश्किल हो जाए और यूरोप में उसकी दादागिरी खत्म की जा सके। उन्होंने यूक्रेन के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यूक्रेन टाइटेनियम, स्टील, कोबाल्ट, लिथियम और यूरेनियम जैसे संसाधनों के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है, जबकि यूरोप की 70% गेहूं उत्पादन क्षमता यूक्रेन से जुड़ी है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद अहम मानी जाती है। मैककॉर्मिक ने चेतावनी दी कि अमेरिका रूस को किसी भी हाल में अन्य नाटो सहयोगियों के और करीब नहीं आने देना चाहता। उन्होंने आर्थिक तुलना करते हुए कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था केवल 2.1 ट्रिलियन डॉलर की है, जो टेक्सास से भी छोटी है, जबकि यूरोप की 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था रूस से 10 गुना अधिक ताकत रखती है। यहाँ तक कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था अकेले रूस से 2.5 गुना बड़ी है, जो दिखाता है कि रूस पर दबाव बढ़ने की क्षमता पश्चिम के पास पूरी तरह मौजूद है। अमेरिका और भारत के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते को अमेरिकी विशेषज्ञों ने सराहा है। पूर्व सहायक अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि मार्क लिस्कॉट ने इस डील को लेकर अपनी उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी है। लिस्कॉट ने कहा कि उनकी पहली प्रतिक्रिया थी। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के व्यापार वार्ता टीमें लंबे समय से समझौते पर काम कर रही थी। पिछले जुलाई में यह स्पष्ट था कि डील अंतिम चरण में थी, लेकिन इसे लेकर लीडर लेवल बातचीत नहीं हुई थी। आज सुबह ही दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत ने इसे अंतिम रूप दिया है। विशेषज्ञों का कहना है यह डील न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा देगी, बल्कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों में भी मजबूती लाएगी। डील की घोषणा से भारतीय निर्यातकों और वैश्विक व्यापार बाजार दोनों को लाभ मिलेगा और यह द्विपक्षीय रिश्तों का नया अध्याय साबित होगा। प्रतिक्रिया थी, वाह ग्रेट, यह आखिरकार आ ही गया। इसे पूरा होने में बहुत समय लग गया और मुझे खुशी है कि डील की घोषणा हो गई। दोनों पक्षों की व्यापार वार्ता टीमें इस पर काम कर रही थी और पिछले जुलाई में यह स्पष्ट था
कि डील अंतिम चरण में थी। इसे अंतिम रूप देने के लिए दोनों नेताओं को बात करनी जरूरी थी और आज सुबह वही हुआ। आज की खबरों ने हमें दिखाया कि दुनिया में सत्ता, संघर्ष और मानवता हमेशा साथ साथ चलती है। चाहे वो चीन में सेना की शक्ति हो, अमेरिका में न्याय की लड़ाई हो या भारत की तकनीकी उपलब्धियां, हर घटना हमें यह याद दिलाती है कि खबरें सिर्फ सूचनाएं नहीं बल्कि बदलाव की कहानी है। हम सबकी नजरें आज की दुनिया पर बनी रहें, क्योंकि कल की दिशा इस समझ में तय होगी। ग्लोबल फ्रंटलाइन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।